सो सिंपल डिफ्यूजन में हमने क्या देखा, दैट दे डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ चैनल्स और मच ऑफ प्रोटीन्स, और ऐसा कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर उन्हें नहीं चाहिए होता. मूवमेंट ऑफ आयंस और मूवमेंट आर ऑलवेज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होती है, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कहीं कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और कौन से स्ट्रक्चर, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली आर पार हो सकते हैं, वो है हमारे आइदर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, लिपिड सॉल्यूबल हो, एंड दे हैव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट. ऐसे मॉलिक्यूल्स को कोई प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए. ऑन द अदर हैंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, दैट वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली जिनको अंदर ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन की हेल्प चाहिए होती है. सिलेक्टिव मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. फैसिलिटेट मतलब डिफ्यूजन को हमें फैसिलिटेट करवाना पड़ता है, डिफ्यूजन करवानी पड़ती है. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ हमारे वो डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हमारे काम आते हैं. फिर हमने बात करी कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं. वोल्टेज गेटेड चैनल्स में हमने देखा कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स में मूवमेंट होती है आयंस की अक्रॉस दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होती है, दैट इज फ्रॉम योर हायर कंसंट्रेशन टू योर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. जैसे हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, जैसे उनको स्टिमुलस मिलता है वैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के मिलने के बाद वो ओपन होते हैं और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ आयंस होता है. तो वो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं. उसके बाद में हम बात करेंगे पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या कहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. और क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को दे रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़्यादा अकल नहीं चाहिए, इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या कहा था, एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अब एक भिखारी जो है उसको अमीर आदमी को पैसे दे रहा है. फिर ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. उसके बाद में हमारा था ये एग्जाम्पल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हमने देखा था किस तरह से अटैचमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, चैनल ओपन होता है एंड आयंस फ्लो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज मेयरली एन एग्जाम्पल की ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. देन आफ्टर हमने देखा था इंसुलिन सिग्नलिंग कैस्केड होता है. हमने इंसुलिन सिग्नलिंग कैस्केड का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से जब इंसुलिन रिसेप्टर से अटैच होता है, मल्टीपल रिएक्शंस गो इनसाइड एंड जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सेल की सरफेस पर होने चाहिए थे, वो इंसुलिन की अटैचमेंट के बाद में ये वेसिकल को मिलता है कि तुम जाओ, इंडिकेशन मिलता है, इसको ऑर्डर मिलता है कि तुम जाओ और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर एक्सपोज करो ताकि ग्लूकोज वहाँ पर आके अटैच हो पाए. तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमें कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैसिव. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. देन आफ्टर हमने सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप के बारे में बात करा था. सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है. पैसिव में हमने देखा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ये हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का स्ट्रक्चर है. ये 10 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एंड दिस इज द ब्लैक थ्रेड इज योर अल्फा सब यूनिट एंड ब्लू एक बार जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंड दिस इज योर बीटा सब यूनिट. बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर ट्रैफिकिंग और सेल मेम्ब्रेन में वो प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाए, प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए ताकि उसको फंक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये सब काम एक तरीके से उसकी आया होती है. तो ये सब काम जो है कि कौन करता है, ये बीटा सब यूनिट करती है. और मेन काम सोडियम पोटाशियम पंप का सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का अल्फा सब यूनिट करती है. उसके बाद में हमने ये दिखाया था कि किस तरह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रॉपरली वो फोल्डिंग वगैरह होता है प्रोटीन्स का. देन आफ्टर वो लोग वहाँ से उसको रिलीज कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. दिस वाज सम सिमिलर थिंग विच वाज शोन टू यू कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस की तरफ प्रोटीन्स मूव करते हैं पैकेजिंग के लिए. ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ से रिलीज होगा, गोल्गी एपरेटस तक जाएगा. देन आफ्टर दे विल बी गोइंग फ्रॉम गोल्गी एपरेटस से प्रॉपर पैकेजिंग होने के बाद सिक्रीटरी वेसिकल जाता है. फ्रॉम दिस सिक्रीटरी वेसिकल जो प्रोटीन्स हैं इस सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद जो सिक्रीटरी वेसिकल है वो तो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है. तो और जो प्रोटीन्स हैं वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे. इसके बाद में हमने सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा
था दैट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की अल्फा सब यूनिट का काम होता है कि अंदर से सेल के 3 सोडियम आयन बाहर लेके जाओ और बाहर से पोटेशियम के 2 आयन्स अंदर लेके आओ। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन्स जो हो रहा है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है as well as energy required है। ATP साफ साफ दिख रहा है, ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate। This is your sodium potassium ATPase pump। ये जो पिंक पार्ट बहुत हल्का सा नजर आ रहा है आपको, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। 3 पॉकेट हमारी सोडियम की है और ये अंदर से अभी खुला हुआ है सेल की इनर साइड से, और 2 हमारी पोटेशियम के लिए है। यहाँ हमारा सोडियम जाएगा, अटैच होगा, यहाँ हमारी पोटेशियम बाहर से अटैच होगी। ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है। 3 सोडियम आयंस विल गो फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल और अपने पॉकेट में बैठ जाएंगे। एटीपी मॉलिक्यूल, यहाँ एक एंजाइम का डोमेन होता है एटीपेज एंजाइम का, वो एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और बनाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट। जो इनऑर्गेनिक फोस्फेट रिलीज होगा वो यहाँ पर अटैच होने के बाद में करेगा इस पंप की फोस्फोराइलेशन, पंप की एक्टिवेशन, जिसकी वजह से पंप बाहर की तरफ थ्रो करेगा 3 सोडियम आयन। साइमल्टेनियसली वो 2 पोटेशियम आयन अंदर लेके आएगा, एंड वो पोटेशियम आयन जो 2 अंदर लेके आएगा उसके बाद में ये थी फोस्फोराइलेशन, मतलब एक्टिवेशन ऑफ पंप। नाउ वी वांट डीएक्टिवेशन ऑफ पंप, तो हम लोग ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट यहाँ से डिटैच हो जाता है, एंड डिटैचमेंट के बाद ये एडीपी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द पोटेशियम आयंस आर देन रिलीज्ड बैक इनसाइड द सेल। तो बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर आए और अब अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर गए। ओके, then this is an example of your sodium glucose pump। ठीक है, this is an example of your सोडियम एंड ग्लूकोज पंप, जिसमें हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ा था। ये हमारा ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप था, ये हमारा एग्जाम्पल था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि जो हमारा सोडियम है और जो हमारा ग्लूकोज है ये सिम्पोर्ट दिखा रहा है। सिम्पोर्ट मतलब दोनों के दोनों बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस पंप की वर्किंग में जो सोडियम है वो तो पैसिव डिफ्यूजन से आ रहा है, मतलब फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो सोडियम का तो होगा पैसिव डिफ्यूजन और ग्लूकोज का होगा एक्टिव डिफ्यूजन। एंड द फैक्ट इज कि ग्लूकोज के एक्टिव डिफ्यूजन के लिए हमें सोडियम का पैसिव डिफ्यूजन कंटिन्यू करना जरूरी है। सोडियम का पैसिव डिफ्यूजन डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप करता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम नहीं करता, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये एंजाइम, ये पंप सोडियम को अंदर लाने से मना कर देता है, और जब सोडियम वाला डोमेन काम नहीं करता तो ग्लूकोज वाला भी काम नहीं करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, देन हमने ये एक एग्जाम्पल और देखा था, ये एग्जाम्पल हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे कैल्शियम स्टोर होते हैं, और जब साइटोप्लाज्म में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है जिसका हमें कोई काम नहीं है और उसे हमें लोअर कंसेंट्रेशन विच इज इन साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना होता है, जहां पर कैल्शियम की हायर कंसेंट्रेशन है, कैल्शियम के स्टोर्स प्रेजेंट है, तो वहां पर भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्टली रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद में हमने लास्ट चीज देखी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने क्या देखा कि मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करती है और फिर वेसिकल बना के उन्हें सेल के अंदर लेके जाती है। एंडोसाइटोसिस में टाइप ऑफ साइटोसिस होते हैं। पिनोसाइटोसिस में हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कोई भी सॉलिड फॉरेन बॉडी या कुछ भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं आता, दिस इज मियरली एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं जो वेसिकल बना के अंदर आता है, दैट इज आवर पिनोसाइटोसिस। अगर हम लोग कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर जो डाइजेस्ट करने के लिए लाए, तो दैट इज योर फेगोसाइटोसिस, एंड दिस इज योर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो हमने लिवर में एलडीएल मैकेनिज्म में देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो पूरे के पूरे वेसिकल के अराउंड अटैच हो जाते हैं, और इस वेसिकल को ये प्रोटीन्स रिसेप्टर के साथ ही अंदर लेकर आ जाते हैं, एंड देन दे रिलीज द प्रोडक्ट, फिर ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं, एंड इवेंचुअली वापस सरफेस पर चले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा भी था कि यहाँ हमारे लिवर सेल में एलडीएल रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर से जब एलडीएल मॉलिक्यूल अटैच हुआ, रिसेप्टर्स अंदर की तरफ खींच लिए गए क्लैथरिन प्रोटीन की हेल्प से, क्लैथरिन फाइबर्स की हेल्प से, और उन्होंने क्या करा, ये पूरा का पूरा वेसिकल, इसमें बाहर रिसेप्टर्स भी है, अंदर मॉलिक्यूल भी है, फिर उन्होंने मॉलिक्यूल को रिलीज करा और ये रिसेप्टर्स वापस अपनी
जगह पर चले गए. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एंडोसाइटोसिस, बट दिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब जब मॉलिक्यूल अंदर आ रहा था, और एक्सोसाइटोसिस मतलब जब मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर बनते हैं, सेल बहुत सारे हार्मोन्स और अलग तरीके की सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है, उसको बाहर भेजने का मैकेनिज्म है हमारा एक्सोसाइटोसिस. सो विद दिस वी आर डन विद द एटलस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली.